दोस्तों नमस्कार। धड़कनें बढ़ी हुई हैं और रातों की नींद गायब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही आधी रात को विनय कटियार को टेलीफोन लगाकर यह नहीं कहते हैं कि दरअसल अब यह स्थिति हालात थमेंगे कैसे। इसका असर अगर व्यापक हो गया तो क्या होगा, बात इतनी भर नहीं है। और आरएसएस, जिसको तकरीबन 10 दिनों पहले कर्नाटक की सरकार ने एक नोटिस दिया और पूछा कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है या फिर रजिस्ट्रेशन कहां पर है, उसका कौन सा नंबर है, तो सरसंघचालक मोहन भागवत का जवाब था, आरएसएस तो खुले आसमान तले काम करने वाला संगठन है जो लोगों से मिलता है, संवाद बनाता है और देश निर्माण में वो लगातार लगा रहता है। और यह सब कुछ आज की बात नहीं है कि आपकी सरकार आ गई तो आपने हमारे रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ लिया। यह तो बरसों बरस से आरएसएस यूं ही चला रहा है, कभी किसी ने यह सवाल किया नहीं। 100 बरस हो गए तो फिर रजिस्ट्रेशन का सवाल कहां उठता है। यानी दो बातें, आरएसएस की अपनी पहचान इस देश के लोगों से जुड़ी हुई है या इस देश के लोगों से अपनी पहचान को जोड़ने का प्रयास संघ परिवार लगातार करता है। और दूसरी तरफ दिल्ली की सांसें इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि इसका व्यापक असर अगर आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर देगा तो सवाल यह भी है कि वो ट्रस्ट जिसमें चंदा चोरी और दानपत्र से हुई चोरी का जिक्र है, उस ट्रस्ट को प्रधानमंत्री कार्यालय में ही बनाया गया था। यानी केंद्र सरकार ने ही उस ट्रस्ट को बनाया था। और जिस वक्त वो ट्रस्ट बन रहा था उस वक्त एक वक्त जनसंघ में रहे, एक वक्त बीजेपी में रहे और फिर उनको रिटायर कर दिया गया। ऐसे पुराने स्वयंसेवक मंत्रियों की भी राय है कि उस वक्त भी हमने कहा था अब मंदिर निर्माण हो रहा है, अदालत ने फैसला दे दिया, एक न्यास बनाइए और सब कुछ उसके हवाले कर दीजिए। इसमें ना तो केंद्र की कोई भागीदारी दिखाई देनी चाहिए और आरएसएस तो दूर दूर तक होनी नहीं चाहिए। लेकिन सब कुछ हुआ और जो हुआ है उसने एक नई बहस छेड़ दी है। यह बहस प्रधानमंत्री की कुर्सी से भी जुड़ी है और यह चर्चा सरसंघचालक के साथ अगर सहमति इस देश की मुख्य सत्ता की नहीं बनी तो फिर क्या होगा उससे भी जुड़ी है। क्योंकि अब सवाल बिल्कुल नया इसलिए हो चला है कि जिस सार्वजनिक जीवन में संघ अपने संगठन को देखता है, सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच अपनी साख को खोजता है, अपनी नैतिकता अपनी ईमानदारी का जिक्र करता है, इसी प्रक्रिया के भीतर कल ही जब एक आरोपी कहें या कटघरे में खड़े हुए उस शख्स का जिक्र करें जो खुद कर्नाटक से जुड़े हैं, वो सफर के लिए निकले और बेंगलोर जाने के लिए उन्होंने जब हवाई जहाज पकड़ा गोपाल राव, और जब वो एरोप्लेन के भीतर गए तो वहां लोगों ने उन्हें पहचान लिया। फुसफुसाहट शुरू हुई, अरे ये तो वही शख्स है जिसने चंदा चोरी की है, जिसने दान पत्र का पैसा चुराया है। और उसके बाद हवाई जहाज के भीतर ही गोपाल राव के खिलाफ नारे लगने लगे। चंदा चोर से लेकर जो भी नारे आपके जहन में आ सकते हैं इस दौर में, वो तमाम नारे लगने लगे। स्थिति इतनी विकट हो गई कि आखिर में केबिन क्रू को किसी तरीके से यह मामला यह कहकर संभालना पड़ा कि दरअसल यह यात्रियों की जगह है और यात्री हमारे लिए मेहमान होते हैं, तो आप किसी एक यात्री को लेकर उन परिस्थितियों को यहां मत उठाइए जिसकी परिस्थिति में पूरे देश के भीतर चर्चा है। यानी पब्लिकली भी अगर संघ परिवार कटघरे में, पब्लिकली भी अगर अयोध्या में दान पत्र की चोरी, उसको लेकर लोगों के भीतर उठते हुए सवाल, उनके भीतर के आक्रोश अगर अब पब्लिकली उठने लगे हो तो अगला सवाल यही होगा, अब रास्ता बचता क्या है। रास्ता बचाने के लिए ही क्या प्रधानमंत्री मोदी ने आधी रात के वक्त विनय कटियार को टेलीफोन किया
और विनय कटियार को टेलीफोन किया तो विनय कटियार ने सुबह उठकर बताना शुरू कर दिया कि आधी रात को प्रधानमंत्री मोदी का फोन आया था और वो चिंतित थे अब रास्ता निकल जाएगा, जबकि न्यास तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही बनाया था। केंद्र की सत्ता ही उस न्यास को बना रही थी। उसमें कौन कौन लगेंगे, किन किन को शामिल किया जाए, निपेंद्र मिश्रा को वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय से निकालकर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर यूं ही नहीं भेजा गया। यानी सब कुछ तो सबके सामने है। सवाल है कि संघ परिवार से निकले हुए प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं। संघ परिवार से निकले हुए प्रचारक चंपत राय भी हैं। उसी संघ परिवार के तहत संगठन अपने तौर पर मंदिर निर्माण को लेकर विनय कटियार ने भी बनाया। और इसी संघ परिवार के भीतर का सवाल यह है, जब कुछ भी नहीं बचेगा तो आप कैसे बचेंगे? ये आपका मतलब दिल्ली की सत्ता है क्या? पुराने स्वयंसेवक हैं, हमने कहा ना, जनसंघ में भी रह चुके हैं, बीजेपी में भी रह चुके हैं। एक लंबा अनुभव उन्होंने देखा परखा और इस दौर में सबसे करीबी पॉलिटिकल तौर पर कोई माने जाते हैं तो वही शख्स माने भी जाते हैं। लेकिन सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यह हो चला है, क्या धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ गई कि इस पूरे मामले में नया सवाल यह खड़ा हो गया? 75 बरस की उम्र तो प्रधानमंत्री की भी हो गई है। जो सितंबर 2026 में, यानी इसी बरस सितंबर के महीने में 17 तारीख को 76 बरस लग जाएंगे, यानी 75 बरस पूरे हो जाएंगे। सरसंघ चालक मोहन भागवत की उम्र भी 75 बरस हो चुकी है। उनका जन्म भी 1950 का ही है, जिस बरस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ था। और सिर्फ 6 दिनों का अंतर है, यानी 6 दिन सरसंघ चालक मोहन भागवत उनसे बड़े हैं। वो 11 सितंबर का उनका जन्मदिन है, प्रधानमंत्री मोदी का 17 सितंबर को है। और जिस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि 75 बरस की उम्र में रिटायरमेंट हो जाएगी, उस वक्त जो रिटायर हो रहे थे उस फहरिस्त में आपके जहन में कई नाम आ सकते हैं। वो नाम लाल कृष्ण आडवाणी का हो सकता है, वो नाम मुरली मनोहर जोशी का हो सकता है, वो नाम यशवंत सिन्हा का हो सकता है, वो नाम अरुण शौरी का हो सकता है, वो नाम हिमाचल प्रदेश के उस वक्त के बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता उनका भी हो सकता है। और याद कीजिए, जिस वक्त निर्णय लिया गया कि अब 75 बरस की उम्र में रिटायरमेंट होगा और उसके बाद एक मार्गदर्शक मंडल बनेगा, तो फिर एक बैठक की गई थी मुरली मनोहर जोशी के घर पर। सभी पहुंचे थे और उस वक्त संघ को समझाया गया था, आप यह निर्णय मत लीजिए। वह निर्णय के पीछे उस वक्त कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद तमाम बुजुर्ग को एक लिहाज से हाशिए पर ले जाना चाहते थे या अपने काम के तौर तरीकों में किसी की दखल नहीं चाहते थे। उस वक्त सरसंघ चालक नहीं माने, मोहन भागवत अडिग हो गए। और याद कीजिए, पिछले दिनों जब सरसंघ चालक से पूछा गया कि अब आप 75 बरस के हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी हम रिटायर नहीं होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी खामोशी बरत ली। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर पहली बार नया सवाल यह हो चला है, तकनीकी तौर पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या सरसंघ चालक मोहन भागवत हो, दोनों 75 बरस की उम्र सितंबर के महीने में पार करेंगे। और अगर इस मामले को सही तरीके से केंद्र सरकार ने, यानी प्रधानमंत्री मोदी के जरिए नहीं निपटाया गया, निपटाने का मतलब यह होता है कि संघ पर कोई आंच ना आए और उसकी अपनी 100 बरस की तपस्या बरकरार रहे। जो फैसले हो गए वो गलत थे, सही थे, उसको भूलना होगा। तो ऐसे में विनय कटियार को टेलीफोन करके आप एक ऐसी परिस्थिति को जन्म दे रहे हैं जहां पर विनय कटियार और चंपत राय 36 के आंकड़े के साथ आपस में टकराते हुए दिखाई तो देते थे। अब खुलकर टकराने लग जाएं तो फिर सभी जेल जाएंगे, इस बात का जिक्र विनय कटियार ने खुले तौर पर कर दिया।
संघ के भीतर सवाल उठने लगे और ये सवाल व्यापक तौर से कई अलग अलग दृष्टि को पकड़ रहे हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जिसको लेकर दिल्ली की सांसें इस दौर में उघड़ी सी है, धड़कनें बढ़ी सी है, रातों की नींद गायब है? वो कौन सी बात है? क्या वाकई कुर्सी पर असर पड़ जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस पार हो जाएंगे फिर भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, वो रिटायर नहीं होंगे। लेकिन क्या मोहन भागवत कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं? हमें लगता है इससे पहले एक दूसरी परिस्थिति को जरा समझ लीजिए, तब इस दृष्टि को समझने में आपको आसानी होगी। याद कीजिए, जिस वक्त संजय जोशी का नाम आया था, मुंबई में सभा होनी थी, मुंबई में बैठक होनी थी और उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था संजय जोशी अगर वहां रहेंगे तो हम नहीं आएंगे, उनको आप वहां से हटाइए। और उस वक्त की सीडी हो, जो भी हो, मीडिया के जरिए जो भी कुछ किया हो, थोड़ी देर के लिए उस दिशा में मत देखिए, सीधे इस बात को लेकर आइए। भैया जी जोशी ने इनकार किया। उनके बगल में बैठे हुए सोनी, जो संघ से ही जुड़े हैं और एक लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने कहा क्या दिक्कत है, संजय जोशी को चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की दिशा में हमारे कदम अगर नरेंद्र मोदी के साथ बढ़ रहे हैं तो हमें उन्हें स्पेस देना होगा, उन्हें जगह देनी होगी और उनके हिसाब से चलना भी होगा। संजय जोशी उस दौर में जो मौजूद तमाम बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी थी, उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, आप एक काम कीजिए, रेलगाड़ी से जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। रेलगाड़ी से जाने का मतलब यह था हजारों हजार की भीड़ उस दौर में, जब वो वहां से निकलकर अहमदाबाद जाते तो फिर या मुंबई और अहमदाबाद के बीच में हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी रेलवे स्टेशन पर खुफिया सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी पहुंची और मुंबई में जहां पर यह बैठक होनी थी वहां भी पहुंची। और एक झटके में उस वक्त मुख्यमंत्री कार्यालय से यह मैसेज किया गया कि वह रेलगाड़ी से नहीं हवाई जहाज से जाएं। और उस समय उन्होंने भूल की, वो हवाई जहाज से चले गए। उस वक्त अगर जनता साथ खड़ी हो जाती, संजय जोशी आज बाहर नहीं होते। संजय जोशी भी प्रचारक थे। संघ ने खामोशी बरत ली क्योंकि उसके सामने पहली बार एक पॉलिटिकल दृश्य नजर आने लगा। अपना प्रचारक प्रधानमंत्री होगा और प्रचारक जब प्रधानमंत्री होगा, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक जरूर रहे, लेकिन इस दौर में जरूरत है संघ परिवार को, क्योंकि इन सब के बीच अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी के बीच के दौर को अगर आप याद कीजिएगा तो मनमोहन सिंह के काल में बकायदा गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में संघ पर बंदिशें कैसे लगाई जाए, प्रतिबंध कैसे लगाए जाएं और संघ को कैसे किस रूप में कटघरे में, खास तौर से मालेगांव विस्फोट के मद्देनजर जो तैयार हुई रिपोर्ट थी, उन सब के साथ संघ परिवार के भीतर भी हलचल मची थी। सत्ता में आने की जरूरत थी और राजनीतिक तौर पर एक बड़ा निर्णय संघ परिवार की तरफ से ले लिया गया। संजय जोशी बाहर हो गए, लेकिन वही सुई अब दोबारा घूम के जब आप पहुंचते हैं अयोध्या में और चंपत राय की दिशा में देखते हैं तो यह दरअसल पब्लिकली आरएसएस की 100 बरस की अपनी यात्रा एक लिहाज से खत्म होती हुई दिखाई देती है, जहां ना नैतिकता है, ना ईमानदारी है, ना शुद्धिकरण का पाठ है, ना इस देश को निर्माण की दिशा में कोई बढ़ते कदम है। यहां तो एक लंबे वक्त से जिस विश्व हिंदू परिषद को 1964 में बनाया गया, दक्षिण भारत के एक उडुपी होटल में बैठक हुई, उस दौर में वहां जो लोग मौजूद थे वो आज भी आहत हैं इस बात को लेकर कि विश्व हिंदू परिषद ने 64 में उसका निर्माण और 84 से उसने आंदोलन की शुरुआत की। उसी दौर में चंपत राय बतौर प्रचारक उसके बाद इस आंदोलन से जुड़ते हैं और नई परिस्थिति में पूरे संघ परिवार का ढांचा अगर चरमरा जाएगा तो आधी रात को टेलीफोन अगर प्रधानमंत्री करते हैं विनय कटियार को, तो ये हलचल और इसके पीछे के मायने क्या हो सकते हैं,
हम ये बताएं उससे पहले हमें लगता है कि आपको सुनना चाहिए कि दरअसल विनय कटियार क्या कह रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो केवल एक ही बात कि इसको संभालो। रात को हो गया 11 साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री बात कर रहा है हमसे। ये कोई छोटी बात है क्या? तो ये सब यहाँ ऐसा नहीं चलेगा हैं? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी से बात हो जाना, रात को बात हुई है, इसके बाद तुरंत सब काम हो गया, तो काय को चर्चा करना उस पर। तो क्या बात सिर्फ इतनी ही है कि विनय कटियार इसीलिए सामने आए जिन्होंने उस दौर में बजरंग दल बनाया था और खुद को हनुमान के तौर पर वो लगातार उस वक्त की वाजपेयी सरकार के सामने रखते थे। आंदोलन चल रहा था, वो हनुमान की भूमिका में थे, राजनीतिक तौर पर संघ सक्रिय था। उस दौर को याद अगर कर रहे हैं तो आपके जहन में देवरस भी आएंगे जो राजनीतिक प्रयोग अयोध्या के जरिए भी इस दौर में कर रहे थे। लेकिन दोबारा लौटिए 2026 में और सोचना शुरू कीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री किसी को टेलीफोन करें, उस टेलीफोन का जिक्र विनय कटियार सरीखा शख्स बाहर आकर करे। पीएमओ अपने तौर पर खामोशी बरत ले, क्योंकि उसी ने तो न्यास का निर्माण किया था। उस न्यास की जिम्मेदारी राज्य सरकार को लेकर नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने अपने तौर पर एसआईटी बनाई। एसआईटी की मांग किसने की? न्यास ने की, और न्यास जिम्मेदार है केंद्र सरकार को लेकर। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ अगर इस पूरी प्रक्रिया में उस न्यास का पूरा बोझ केंद्र सरकार पर डाल दें तो कितने दिन योगी की सरकार बचेगी, या कहीं योगी खुद बतौर मुख्यमंत्री बचेंगे? कितना वक्त लगेगा दिल्ली को यह सब कुछ करने के लिए? और इस दौर में जब बीजेपी के नेता अनिल चौधरी, जब उनकी नियुक्ति हुई और उनकी मुलाकात भी विनय कटियार से हुई, उस दौर में कौन सी मंत्रणा हुई होगी? और उसके बाद की परिस्थिति एक झटके में अयोध्या सामने आकर खड़ा हो गया। तो क्या अयोध्या के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए? और जब ये आप देख रहे हैं तो ऐसे वक्त में दोबारा लौटिए संघ सरसंघचालक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों की उम्र 75 बरस। सितंबर के महीने में दोनों 75 पार करेंगे, 76 की उम्र लगेगी। यानी जो वादा उस वक्त किया गया था 75 बरस का, क्या सितंबर के बाद परिस्थिति एक झटके में डगमगा जाएगी? दरअसल यही वो सवाल है जिसको लेकर संघ परिवार निर्णय लेता है। बीजेपी उस रास्ते चलती है, और उस रास्ते चलते वक्त तमाम वरिष्ठ गरिष्ठ स्वयंसेवक, या कहें वरिष्ठ गरिष्ठ अपने तौर पर नेता भी बीजेपी के रिटायर हो जाते हैं। और अगर प्रधानमंत्री मोदी कहें कि हम रिटायर नहीं होंगे, या मैसेज दिया जाए अभी तो देश की जरूरत है वो, और देश उन्हें बहुत पसंद करता है, हर चुनाव वो जीत जाते हैं, तो क्या संघ पब्लिकली जिस लिहाज से नारे लगने लगे हैं और जिस लिहाज से वो निशाने पर आ चुकी है, वो अपनी 100 बरस की यात्रा, खास तौर से तब जब संघ परिवार से जुड़े स्वयंसेवकों के बीच जाकर सवाल कीजिएगा, या फिर संघ के जरिए जिन संतों ने, महात्माओं ने जो अयोध्या, बनारस, उज्जैन तमाम जगहों पर बैठे हैं, जब उनसे पूछिएगा तो वह कहेंगे सवाल ही नहीं है कि संघ दागदार हो। तो क्या ये लड़ाई दिल्ली और संघ के बीच की है, और उसमें चंपत राय और योगी आदित्यनाथ महज एक प्यादा है राजनीतिक तौर पर, या फिर इन प्यादों को डिगाने के लिए, अपने नए वजीरों की नियुक्ति के लिए ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है? और क्या कोई ऐसा समझौता हो सकता है जहां पर सरसंघचालक भी खामोश हो जाएं और रफा दफावी मामला वक्त के साथ कर दिया जाए, या फिर वक्त के साथ यह मामला और उछाला जाए? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ध्यान दीजिए, अचानक एक झटके में पूर्व आईएएस केंद्रीय गृह सचिव लक्ष्मी नारायण सामने आते हैं। एक न्यूज चैनल को वो इंटरव्यू देते हैं। कल्पना कीजिएगा, इस देश में कितना भी बड़ा नौकरशाह हो, और नौकरशाही के बाद जब वो रिटायर होता है तो उसको कई कंपनियों से ऑफर होते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े बड़े ऑफर होते हैं कि वह एक रामचरितमानस सोने से मढ़ दे, उसके हर पन्ने जो 1000 पन्ने हैं
वो 24 कैरेट सोने की परत उस पर चढ़ाए, 1.25 क्विंटल उसका भार हो और 8 अप्रैल 2024 को वो राम मंदिर ट्रस्ट को ये कहकर सौंपे कि आप इसको सामने रखिएगा, लोग देख पाएंगे, 5 करोड़। आप एक झटके में कहेंगे उस नौकरशाह से भी पूछताछ तो होनी चाहिए, ईडी को पूछना चाहिए, ये पैसे का पूरा जमा खाता तो दीजिए, बताइए। हालांकि वह पूर्व आईएएस इंटरव्यू में कह रहा है कि हां, मुझे इतने पैसे का ऑफर था उस समय प्राइवेट कंपनियों के जरिए कि मेरे पास इतना पैसा हो सकता है। उसके बाद उन्होंने जो कहा इंटरव्यू के समय, उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या पहुंचा 8 अप्रैल 2024 को। चंपत राय बंसल ने 9 घंटे तक इंतजार कराया। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, सर मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है, रामचरितमानस को मंदिर में रखवा दीजिए। तब उन्होंने कहा, मेरे पास कई लोगों के आभूषण और कई तरह की चीजें आती हैं, तो क्या मैं इन्हीं सबको डिस्प्ले करते रहूं? उसके बाद वो पूर्व आईएएस जो केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं लक्ष्मी नारायण, वो कहते हैं कि मैंने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा और ट्रस्ट मेंबर गोपाल राव से संपर्क किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं दोबारा अयोध्या गया और फिर चंपत राय ने 4 घंटे के इंतजार के बाद वो मुझसे मुलाकात करते हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको जहां जाना है जाइए, जिससे कहना है कह लीजिए। यानी गृह सचिव को पता था, जो पूर्व गृह सचिव थे, उन्हें जानकारी थी, वो जानकारी निपेंद्र मिश्रा को दे चुके थे। उन्होंने जानकारी गोपाल राव को दी। गोपाल राव ने चंपत राय से कोई सवाल नहीं किया। चंपत राय बंसल ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। और इन सब के बीच अब के दौर में 2 ग्रुप सामने आ चुके हैं। एक कह रहा है कि हमें शुरू से पता था, एक कह रहा है कि आरएसएस दागदार हो ही नहीं सकता है। हमें लगता है उस शख्स और उस रामचरितमानस जिसका हर पन्ना सोने, 24 कैरेट सोने से मढ़ा हुआ है, जरा आप देख लीजिए। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं लक्ष्मी नारायण जी की, एक पुरानी तस्वीर, एक आज की तस्वीर जो उन्होंने इंटरव्यू के वक्त जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। बड़ी लंबी कतार है जो अयोध्या में हुआ और संघ परिवार दागदार है ये कहने वालों की, लेकिन उससे भी ज्यादा लंबी कतार संघ परिवार के भीतर की परिस्थितियों में संत महंत और उनके साथ खड़े लोगों की भी है, जो चाहते हैं कि किसी भी हालत में संघ इस चक्रव्यूह से बाहर निकले, जो चाहते हैं कि दिल्ली चक्रव्यूह से बाहर निकाले। योगी आदित्यनाथ दूध का दूध पानी का पानी करने निकले, लेकिन वो जानते हैं जरा सा छिटका दिल्ली की तरफ गया तो उनकी कुर्सी गई। और दिल्ली जानती है जरा सा छिटका अब अगर संघ परिवार की तरफ गया तो उनकी कुर्सी गई। ये कैसा सवाल है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि जरा कल्पना कीजिए, 11 सितंबर 2026 को जब जन्मदिन होगा सरसंघचालक मोहन भागवत का, उसके बाद वो ऐलान कर देते हैं, मैं 75 बरस मेरे पार हुए, अब मैं कुर्सी छोड़ रहा हूं। और हमने एक नियम बनाया था कि 75 बरस में हर कोई रिटायर होगा और नई पीढ़ी को आने का मौका मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण यूं ही नहीं होता है, हर पीढ़ी उसमें काम करती है, संलग्न होती है और दायित्व तो हर किसी को निभाना चाहिए। यह हमने संघ परिवार के भीतर भी देखा, यह हमने जनसंघ के दौर में भी देखा। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उसके बाद यह निर्णय जब हमने लिया तो उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो या तमाम वो नेता जो 75 बरस के हो गए थे, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल का राह पकड़ ली। तो मैं भी ये पद छोड़ता हूं। उसके बाद बीजेपी में से कोई उठ के खड़ा होगा, वो कोई भी हो सकता है, वो कहीं का भी सांसद हो सकता है, वो संघ परिवार के सबसे करीबी सांसद के तौर पर जिनकी पहचान है वह भी हो सकते हैं।
और उसके बाद वो कहे कि जब सर संघ चालक 75 बरस पूरे होने के बाद रिटायर हो सकते हैं तो देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर कैसे रह सकते हैं। और एक झटके में सोचिए बीजेपी के भीतर की उस मनस्थिति की जिसमें मौजूदा वक्त में किसी मंत्री की कोई पहचान नहीं है। मुख्यमंत्री की अपनी पहचान सिवाय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं, और जिन्होंने अलग अलग जगहों पर काम करते हुए पूरे राज्य को गढ़ा है, मुख्यमंत्री लंबे वक्त तक रहे हैं, क्या एक झटके में देश भर के भीतर में एक नई लकीर, विभाजनकारी मोटी लकीर नहीं खींचने लग जाएगी? और क्या इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अपनी सत्ता बचाने का यह पूरा खेल पूरे विपक्ष को तोड़ मरोड़ कर सांसदों की तादाद अपने अनुकूल करने भर की एक कवायद इसीलिए हो रही है क्या? यह सवाल बड़ा है। तो सितंबर से पहले दो घटनाएं होनी है। पहली घटना, या तो सितंबर आते आते आप भूल जाइए कि आरएसएस दागदार है, अब भूल जाइए कि जो कुछ हुआ उसका कोई बड़ा व्यापक घेरा दायरा है, वो सिर्फ चंद लोग थे, सजा दे दी गई, बात खत्म हुई। या फिर इसके आगे की बात है कि इसके बाद सियासत की मोटी लकीर किस किस को चपेटे में लेगी और संघ परिवार की साख और उसका अपना विस्तार, उसकी अपनी जिंदगी मरण की परिस्थिति, क्योंकि हर कोई जानता है इस दौर में मोदी डगमगाए तो बीजेपी डगमगा जाएगी। संघ परिवार को लेकर जिस लिहाज से राहुल गांधी चल निकले हैं, बहुत सारे सवाल आने वाले वक्त में डराने लगे हैं सबको जो बीजेपी और संघ से जुड़े हैं। तो इंतजार सितंबर तक करना होगा। 11 सितंबर को हैप्पी बर्थडे सरसंघ चालक का है और 17 सितंबर को हैप्पी बर्थडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।